तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। तो गाइज, इतिहास के एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद। अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया है, तो उसके बाद से ये विवाद बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार हम भी इसको विस्तार से जाने, एकदम डिटेल से समझें कि आखिर इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में विवाद चल क्यों रहा है। इसके पहले मैं आपको इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच के विवाद को समझाना शुरू करूं, जरा आप एक बार इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये तस्वीरें आपको बहुत आपके दिल को और मन को विचलित कर सकती हैं। इन तस्वीरों में ये जो बहुत सारे आपको दिखते हुए यहाँ पर तारे जैसे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये किसी शादी या विवाह की आतिशबाजी नहीं, बल्कि गाजा और इजराइल की तरफ से फेंके गए रॉकेट है जो हवा में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक बार सोच करके देखिए इस नीचे बसे हुए शहर के लोगों के बारे में, इस दौरान उनके दिलों पर क्या गुजर रहा होगा। जोरदार धमाके देखिए, और इन्हीं धमाकों से आजकल पूरी तरीके से इजराइल और जो फ़िलिस्तीन है वो पटे पड़े हुए हैं। तो इजराइल और फ़िलिस्तीन के विवाद के पीछे क्या वजह है, और क्यों इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में 72-73 साल से अभी तक विवाद चल रहा है, ये विवाद क्यों नहीं सुलझा है। इस विवाद में भारत की क्या भूमिका होने वाली है, यरूशलेम की क्या कहानी है, क्यों यरूशलेम बार बार चर्चा में आ जाता है जब भी बात होती है इजराइल और फ़िलिस्तीन के विवाद की, और क्या पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा, कैसे कहानी बदल गई, कैसे इजराइल के लोग थे, कैसे जो है हमारा फ़िलिस्तीन के लोग थे, और क्या इनके पीछे पूरी कहानी है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। कैसे कब्जे का दावा हो रहा है, किस तरीके से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में सिनेरियो बदल रहा है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पर यूज करूँगा गूगल मैप का भी, ताकि मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से आज समझा दूँ कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में विवाद कहाँ पर चल रहा है। तो इसके पहले मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखा करके सब कुछ समझाना शुरू करूँ, एक बार मैं इस कहानी के पीछे की कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जो ये स्टोरी है ये बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था। बात आती है हमारा 29 नवंबर 1947, यानी कि 29 नवंबर 1947 की। लेकिन 29 नवंबर 1947 पर हम जाएं, इसके पहले भी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बात हमारी यहाँ पर होती है कब की, तो बात हमारी होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार की। दोस्तों, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध होने के बाद से ही यहूदियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। जो ज्यूज थे, यहूदी थे, इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, और इसके बाद में ये यहूदी प्रताड़ित होकर के आए, और ये कहाँ पर आकर के बसने लगे, तो ये फिलिस्तीन में आकर के धीरे धीरे बसने लगे। और जब ये फिलिस्तीन में आकर के धीरे धीरे बसने लगे, उसके बाद में क्या हुआ कि 1947 में अलग एक यहूदी देश की मांग बढ़ने लगी। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कि इजराइल के लोग फिलिस्तीन में कैसे आकर के बसे। तो दोस्तों, इजराइल के जो लोग थे, इन्होंने फिलिस्तीन में आकर के क्या किया, पहले धीरे धीरे ज़मीन खरीदना शुरू किया। और इन्होंने आकर के जब यहाँ पर ज़मीन खरीदा, और उस ज़मीन को खरीदने के बाद में ये उसके बहुत अच्छे खासे जो पैसे थे वो देते थे फिलिस्तीनी लोगों को, और उसके बाद में बाकायदा पेपर पर वो उनसे पूरी तरीके से, जैसे हम लोग ज़मीनें परचेज करते हैं, वैसे उन्होंने जा करके क्या किया, इजराइल ने जो है वहाँ पर जो इजरायली ज्यूज थे, यहूदी थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जा करके ज़मीनें खरीदा फिलिस्तीन के अंदर में। और एक समय ऐसा आया होते होते कि जब पता ही नहीं चला फिलिस्तीन को कि कब इजराइल के या जो हम कहें यहूदियों ने एक बहुत सारी ज़मीन जो है वो फिलिस्तीन की खरीद डाली। उसके बाद में उन्होंने 1947 में फिर क्या हुआ, एक दावा पेश किया कि अब हम यहाँ पर अपना जो इजराइल देश है वो हम अपना यहाँ पर इजराइल देश बसाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो मैप सबसे पहले दिखाता हूँ, ये मैप हमारा 1947 का। और 1947 में आपको मैं बता दूँ, ये जो पूरा हरे रंग का इलाका दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है, तो ये सारा का सारा है फिलिस्तीन। क्या है ये, फिलिस्तीन। और जो ये आपको बहुत हल्का व्हाइट कलर से यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ पर यहूदी लोग रहा करते थे। ये 1947 की बात है, ठीक है। उसके बाद में जब इन्होंने जाकर के 1947 में क्या किया, यूएन में जाकर के अपना दावा पेश किया कि हमें तो जो है हमारा यहूदी देश चाहिए, और हम अपना यहूदी देश इसी फिलिस्तीन के अंदर में ही बसाएंगे। हमने यहाँ पर कॉलोनीज बना लिया है, और हम यहाँ पर अपना जो देश है वो अब यहाँ पर सेटल करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया कि एक पार्टीशन प्लान दिया गया 1947 में। 1947 में क्या किया गया, एक पार्टीशन प्लान दिया गया, जिसमें एक जो ये व्हाइट कलर का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये व्हाइट कलर वाला हिस्सा दे दिया गया इजराइल को,
को, और ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा दे दिया गया, ये ग्रीन कलर वाला हिस्सा किसको दिया गया, ये दिया गया फिलिस्तीन को। दोस्तों आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो आज विवाद चल रहा है वो विवाद इसी तरीके के बंटवारे का है। और अगर आप भारत की याद करोगे अब यहाँ पर, तो जैसे इस झगड़े के भारत और पाकिस्तान के बीच में आज जो झगड़ा चलता है उसमें भी यही हालत है, पार्टीशन वाली बात है, जिसको लेकर के आज भी हमारे बीच में विवाद बना हुआ है। और आप देख रहे हो कि ये कितना बेतुके तरीके से इन्होंने बांटा है कि थोड़ा सा फिलिस्तीनी यहाँ पर है, थोड़ा सा फिलिस्तीनी यहाँ पर है, थोड़ा सा फिलिस्तीनी यहाँ पर है और थोड़ा सा फिलिस्तीनी यहाँ पर है। ब्रिटेन वालों की चाल ऐसी ही थी जैसे उन्होंने भारत में आकर के बांटा और एक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को अलग बना दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ थी कि इस तरीके के बंटवारे करते जाओ ताकि इनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहे। वो बात अलग है कि हमने 2-4 थप्पड़ मार करके यहाँ पर अपना बांग्लादेश बनवा लिया और उसके बाद में क्या किया कि पाकिस्तान का इससे पूरा का पूरा जो रिलेशन था वो खत्म हो गया। नहीं तो अगर कहीं पर आप सोच करके देखिए, अगर जो है यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान बना रहता और पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान में आने जाने के लिए भारत के बीच से इस तरीके से पूरा का पूरा जो रास्ता दे दिया जाता, तो जो आज इजराइल और फिलिस्तीन की हालत हो रही है, यही हालत आज भारत और पाकिस्तान की हो रही होती। लेकिन और आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की मूल जड़ भी ब्रिटेन ही है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद की मूल जड़ ब्रिटेन पैदा करके गया, वैसे ब्रिटेन ने ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी ये विवाद वाली जड़ यहाँ पर पैदा करवाई हुई है। तो ये तो हुई 1947 की बात, जब फिलिस्तीन पूरे में था, इजराइल कहीं पर नहीं था, केवल ज्यूज सेटलमेंट्स थे, यानी कि उनकी कुछ बस्तियां बसी हुई थी। फिर 1947 में जब पार्टीशन हो गया, तब क्या हो गया कि एक बड़े हिस्से पर इजराइल आ गया और एक बड़े हिस्से पर फिलिस्तीन भी बचा रह गया। लेकिन 1949 यानी कि 2 साल बाद से लेकर के 1967 तक आप देखिए कैसे इजराइल ने पूरा फिलिस्तीन को समेट दिया। इधर पूरा का पूरा जो इनका पश्चिमी हिस्सा था वो पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया। जो इजराइल था इसने पूरी के पूरा जो यहाँ पर गाजा पट्टी जो आज बची हुई है, ये जो आप हरे रंग से देख रहे हैं इसी को गाजा पट्टी कहते हैं। अभी मैं आपको वहाँ पे मैप में दिखाने वाला हूँ, यहाँ सिर्फ आपको समझा देता हूँ। ये बचा और इसको बोला जाता है वेस्ट बैंक, यहाँ पर ये फिलिस्तीन बचा। और उसके बाद में भी अगर आज की आप हालत देखोगे तो कैसा चितकबरा सा थोड़ा सा यहाँ पर फिलिस्तीन बसा हुआ है और ये केवल गाजा पट्टी है जो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है फिलिस्तीनी है। बाकी जो बीच में वेस्ट बैंक का हिस्सा है वहां पर भी देखो अभी पूरा चितकबरा नहीं दिख रहा है आपको, पूरा ग्रीन नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें भी बहुत सारे जो अभी इजराइल ने क्या किया है, जमीन को ऑक्यूपाई कर लिया है, यानी कि वहां पर जाकर के कब्जा कर लिया। और ये कब्जा धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो बहुत जल्द फिलिस्तीन जैसी चीज जो है वो एकदम इजराइल से खत्म हो जाएगी। ये चाहे तो इजराइल चाहे तो आज भी फिलिस्तीन जैसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, लेकिन दुनिया के देशों का अगर इतना दबाव ना हो और बाकी सारी चीजें ना हो तो इजराइल जब चाहे फिलिस्तीन को खत्म कर सकता है। लेकिन इसी वजह से फिर इजराइल थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, आपको यहाँ पर कहानी समझ में आ गई कि कैसे इजराइल आ गया फिलिस्तीन के अंदर में। अब आप बताओ, अब कुछ बताने जैसा इसमें बचा ही नहीं कि विवाद क्यों है। अब अगर किसी के देश में आप पहले बताओ बस्ती बना करके रह रहे थे, कॉलोनीज बना करके रह रहे थे, फिर उनके देश में आपने धीरे धीरे करके क्या किया कि धीरे धीरे आपने जो है पार्टीशन करा लिया ज़मीनें खरीद करके, और उसके बाद में आपने क्या किया कि धीरे धीरे जिसके देश में आप रह रहे थे उन्हीं को भगाना शुरू कर दिया या उन्हीं के देश में कब्जा करना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन अब इसका मतलब आप सोचोगे कि क्या इजराइल गलत है, तो इजराइल गलत नहीं है। इजराइल गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो ज़मीन इन्होंने यहाँ पर जहाँ पर ये रह रहे थे, ये जमीन इन्होंने कोई आकर के लड़ाई करके कब्जा करके नहीं लिया था, बाकायदा पैसा दे करके इन्होंने ये जमीन खरीदी थी। और जब इसका मामला कोर्ट में भी गया तो कोर्ट में बाकायदा जो यहाँ पर ये ज्यूज थे यानी कि जो यहूदी थे, उन्होंने अपनी इस जमीन के कागजात दिखाए, तो उन्होंने जमीन परचेज की हुई है, खरीदी हुई है। इस ऐसे में इस मसले पर अगर आप देखोगे तो इसलिए इनका हक बनता है कि ये यहाँ पर रहें। दूसरी बात एक ये भी है कि इसके बाद में क्या हुआ कि जब यहाँ पर ये पार्टीशन इन लोगों का हो गया, इसके बाद जब यहाँ पर ज्यूस रह रहे थे तो एक बार क्या हुआ कि पूरा जो जितने अरब कंट्री थे उन्होंने मिल करके इजराइल के ऊपर आक्रमण भी किया। लेकिन इजराइल जो था उसने इन सभी 5 जो बड़े बड़े देश अरब कंट्री आकर के लड़ने के लिए आए थे उन सभी लोगों को क्या किया, हरा दिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। क्यों? क्योंकि जो अरब लोग थे वो लोग सिर्फ जीतने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इजराइल का लोग इसलिए लड़ रहे थे कि अगर हम यहाँ पर हारे तो फिर हमें पूरी दुनिया में कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। तो इजराइल की लड़ाई काफ़ी हद तक इसलिए भी बहुत ज़्यादा उनकी सेंसिटिव है क्योंकि अगर इजराइल यहाँ पर ज़रा सा भी कमज़ोर पड़ गया तो फिर इजराइल के लिए यानी कि यहूदियों के लिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी जगह नहीं है। क्योंकि भले ही इन्होंने दूसरे के देश को कैप्चर करके बनाया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ से ये हट गए, यहाँ पर ये हार गए तो इनके पास अब पूरी दुनिया में कहीं पर कोई जगह
रहने के लिए नहीं बचेगी। ऐसे में इजराइल कभी भी हार नहीं मान सकता है, इसीलिए इजराइल ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, इसीलिए उसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, अपनी सेना को बहुत मजबूत कर लिया ताकि उसको कभी भी हार का मुंह ना देखना पड़े, क्योंकि अगर इजराइल हारा तो यहूदियों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। और जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति किस तरीके से लड़ाई लड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें विवाद की मूल जड़ क्या है। तो दोस्तों विवाद की इसमें एक मूल जड़ जो है, जो इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन पड़ जाता है, वो है यरूशलेम। यरूशलेम क्या होता है दोस्तों कि 1967 में जब अरब इजराइल का युद्ध हुआ, जो मैं भी आपको बता रहा था कि जब इनको बना दिया गया उसके बाद 1967 में वार हुआ। तो जब 1967 में वार हुआ तो इजराइल ने क्या किया, पूर्वी यरूशलेम पर कर लिया कब्जा। और इजराइल क्या कहता है, इजराइल कहता है कि हमारी जो है यरूशलेम जो है वो हमारी कैपिटल है। और जो फिलिस्तीन है वो क्या कहता है, वो भी कहता है यरूशलेम हमारी कैपिटल है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यरूशलेम पे जो है फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अपना दावा कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर जो देश बसना था वो तो बस गया, जो होना था वो हो गया। अब करीब 12-14% के आसपास फिलिस्तीन रह गया है, बाकी पूरा जो 88% के आसपास में है वो हमारा इजराइल हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों कि यरूशलेम को ये भी राजधानी बताते हैं, ये भी राजधानी बताते हैं। अब ये कहते हैं इजराइल वालों से, फिलिस्तीन वाले कहते हैं कि आप यरूशलेम खाली करो। अब आप सोच रहे होगे कि यार इतनी देर से यरूशलेम यरूशलेम की बात आ रही, यरूशलेम में आखिर ऐसा खास क्या है। तो दोस्तों देखो, यरूशलेम जो है वो 3 धर्मों की बहुत विशेष आस्था का एक केंद्र है, पूरा सेंटर है। यहाँ पे देखो यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों लोग इसको अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। देखो मुस्लिम क्या मानते हैं, मुस्लिमों का मानना है कि जो पैगंबर मोहम्मद थे ये मक्का से यहाँ पर आए थे, और मक्का और मदीना के बाद मुस्लिमों की जो तीसरी सबसे पवित्र जगह है वो यही है। यानी कि यरूशलेम क्या है, मुस्लिमों की बहुत पवित्र जगह, तीसरा सबसे बड़ा जो उनका धर्म स्थल है वो ये लोग यरूशलेम में यही जो अल-अक्सा मस्जिद है इसको मानते हैं। ईसाइयों का मानना है कि दोस्तों यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, और यही वो स्थान है जहाँ पर ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए, तो दोबारा से पुनर्जीवित हो गए। तो इसलिए ईसाइयों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहूदियों का मानना है कि दोस्तों जो इब्राहिम, इनके भगवान हैं इब्राहिम, उन्होंने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी और यहीं पर दी थी, और यहीं से दुनिया का निर्माण हुआ था। यानी कि तीनों लोग दोस्तों जो है वो अपने धर्म से इसको यरूशलेम को बहुत इंपॉर्टेंटली जोड़ करके देखते हैं। मैं एक पल के लिए यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ, चीज़ सोचना चाहता हूँ कि आप सोचिए एक बार कि धर्म क्यों बनाया गया। धर्म इसलिए बनाया गया ताकि दुनिया में बहुत सौहार्द आए, एक दूसरे के लिए हम समाज में बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से जी सकें। और जहाँ पर 3 देश, 3 बड़े धर्मों के खुदा को जिस जगह से जोड़ा जा रहा है, उस जगह को लेकर के इतना ज़्यादा रक्तपात हो रहा है, तो क्या भगवान को, यहूदियों के भगवान को, मुस्लिमों के भगवान के और ईसाइयों के भगवान को अच्छी लग रही होगी ये चीज़। तो जिस तरीके से अगर आप इसको एक अगर सोच करके देखा जाए तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि आप ईश्वर के लिए तीनों लोग लड़ रहे हैं, और आम लोगों को मार करके आप ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं, ईश्वर की पवित्र जगह के लिए लड़ रहे हैं। तो जहाँ पर एक जगह का भगवान होता है, 2 जगह का भगवान होता है, वहाँ पर लड़ाई होती है। यहाँ पर तो 3 जगहों के भगवान हैं, और 3 जगहों के भगवान मिल करके एक जगह पर शांति नहीं ला पा रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और उन्हीं को लेकर के यहाँ पर लड़ाई चल रही है। लेकिन आप देख रहे हो कि इस तरीके से लड़ाई चल रही है एक जगह को, यरूशलेम को लेकर के। तो ये बात तो हो गई यरूशलेम की इंपॉर्टेंस। तो अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर अब आपसे कोई ये बात कहेगा कि यरूशलेम जो है, यरूशलेम को लेकर के लड़ाई हो रही है, तो आप ये तो समझ जाओगे ना कि यरूशलेम की इंपॉर्टेंस क्या है। यरूशलेम का कोई सामरिक महत्व तो नहीं है, यरूशलेम का जो महत्व वो है यहाँ पर धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व है कि 3 धर्मों के लोग इसको अपने लिए एकदम इंपॉर्टेंट जगह बताते हैं, इसीलिए यरूशलेम को लेकर के तीनों खींचातान करते हैं। वो कहते हैं हमको मिल जाए, वो कहते हैं हमको मिल जाए। इसको अब कुछ उसी तरीके से जैसे आपका राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, आप लोगों ने देखा होगा, बस उसी तरीके से ये। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ पर केवल हिंदू मुस्लिम था, यहाँ पर मुस्लिम और यहूदी और ईसाई 3 धर्मों के लिए ये यरूशलेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सारी लड़ाई जो है इसी यरूशलेम को लेकर के ही अब चल रही है। बाकी जो सारी लड़ाइयाँ हैं वो तो लगभग जो है अभी यहाँ पर खत्म हो गई हैं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि भारत किसके साथ रहेगा, भारत इजराइल के साथ रहेगा या भारत जो है फिलिस्तीन के साथ रहेगा। दोनों यहाँ पे भारत में ट्रेंड कर रहा है, इंडिया स्टैंड विद इजराइल और इंडिया स्टैंड विद फिलिस्तीन। ठीक है, तो अब आप अपने दिमाग में आप लोग भी कुछ ना कुछ विचारधारा जरूर बनाए होंगे कि जो है आप फिलिस्तीन के साथ में मोदी जी रहेंगे, या मोदी जी जो है हमारा ये यहाँ पर रहेंगे इनके साथ में, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चूँकि बड़ा हमारा इसके साथ में बड़ी खरीदारी होती है, बाकी सारी चीज़ें हम करते हैं, इसलिए हम इजराइल के साथ में खड़े रहेंगे। कुछ लोग जो एंटी मुस्लिम विंग है, तो वो लोग भी जो है इजराइल के साथ इसलिए खड़े हो रहे हैं
क्योंकि ये जो है जाकर के यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ में सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो एक अलग अलग पक्ष है जिसको देख सकते हैं हम अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हिसाब से भारत जो है किसके साथ में खड़ा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हिसाब से देखेंगे तो भारत इस सिचुएशन में बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा? भारत इस संबंध में बिल्कुल भी न्यूट्रल रहेगा। भारत जो है बिल्कुल भी किसी का भी पक्ष यहाँ पर नहीं लेगा। और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा बात आएगी तो भारत फिर भी अगर किसी की तरफ झुकेगा तो वो झुकेगा फिलिस्तीन की तरफ, ना कि इजराइल की तरफ। लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारत जो है वो इजराइल की तरफ झुकेगा या भारत जो है इजराइल की तरफ कुछ भी करेगा, लेकिन भारत पहले भी जब भी चीज़ें रही हैं तब भी भारत हमेशा इस मामले में हमेशा बहुत न्यूट्रल ही रहा है। और जब भी थोड़ा बहुत फिर भी कुछ हुआ है तो भारत ने, हालांकि बीच में हमने एक आधी बार देखा जब उनकी राजधानी को लेकर के भारत ने भी मान्यता दिया, बाकी सारी चीज़ें किया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप जो है फिलिस्तीन के साथ भारत को खड़े होना पड़ेगा। ये भारत की मजबूरी है। भारत इजराइल के साथ में खुल करके भारत जो है इजराइल का समर्थन नहीं कर सकता। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान और चीन क्या सोच रहे होंगे, तो पाकिस्तान और चीन बिल्कुल सोच रहे होंगे कि भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाए, ठीक है। इसीलिए जब पाकिस्तान और इसमें चीन दोनों का फायदा भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे फायदा है कि क्यों पाकिस्तान और चीन चाहेंगे कि भारत इजराइल के साथ में खड़ा हो, फिलिस्तीन के साथ में ना खड़ा हो, लेकिन भारत फिलिस्तीन के साथ में ही अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो भारत जो है पहली चीज तो पूरी तरीके से न्यूट्रल रहेगा। वहां पर जाकर के खड़े होने की कोई जरूरत भी नहीं है, ना कोई चीज करने की भी जरूरत है। इसलिए भारत पूरी तरीके से, आप यही मान करके चलो, दूसरा स्टेटमेंट दिमाग से ही निकाल दो कि भारत फिलिस्तीन की तरफ झुकेगा। आप ये दिमाग में हमेशा बना करके रखो कि भारत इस मैटर पर एकदम न्यूट्रल रहेगा किसी भी तरीके से। और हाँ, ये चीज भले ही भारत फिलिस्तीन के साथ ना खड़ा हो, लेकिन भारत किसी भी तरीके से इजराइल के साथ नहीं खड़ा होगा। भारत यही बोलेगा कि भाई आप लोग आपस में जो है इसको समझा लीजिए और शांति को कायम करिए, क्योंकि हम तो शांति प्रिय देश हैं। देखिए हम लोग खुद ही जो है इतना सब कुछ सह करके बैठे हैं, लेकिन हम शांति चाहते हैं, आप भी इस मैटर को शांति से निपटा लीजिए। भारत इजराइल को यही बोलेगा, भले फिलिस्तीन का समर्थन ना करे, लेकिन भारत इजराइल के साथ में नहीं खड़ा होगा। अब मैं बताता हूं आपको कि भारत इजराइल के साथ में क्यों नहीं खड़ा होगा। दो रीजन है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन समझिए कि भारत इजराइल के साथ में क्यों नहीं खड़ा होगा। देखो, भारत इजराइल के साथ में इसलिए नहीं खड़ा होगा क्योंकि इजराइल ने क्या किया हुआ, यहाँ पर फिलिस्तीन की जो ज़मीन है बाद में लड़ा है, और जब लड़ते हैं तो ये कहते हैं कि लड़ाई के खामियाजे के तौर पर ये क्या करते हैं, फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे ही क्या किया हुआ है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो युद्ध के बाद में, और जो हमारा अक्साई चीन वाला हिस्सा है भारत का, वो युद्ध के बाद में ये चीन ने कब्जा कर रखा है, और ये कब्जा कर रखा है पीओके में पाकिस्तान ने, और अक्साई चीन में चीन ने। अगर भारत यहां पर इजराइल का समर्थन करता है, इसका मतलब यह हो जाएगा कि फिर पाकिस्तान की जमीन और जो चीन ने कब्जा भारत की जमीन कर रखी है, भारत उसका विरोध किस तरीके से करेगा। क्योंकि अगर आप जो है यूएन में जाओगे और आप ये कहोगे कि हमारी जमीन कब्जा किया हुआ है, जो आपके मसले बार बार जाते रहते हैं, आप इसकी लड़ाई लड़ते रहते हो, तो आप कहते हो कि भाई हमारा जो जमीन है इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये जमीन हमारा इनका खाली करवाया जाए, गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ये लोग कहेंगे वाह भैया वाह, जब अभी इजराइल का मैटर आया था तब तो तुम बोल रहे थे कि जमीन पे कब्जा किया, तो ठीक है, अब अपनी जमीन की बात आ गई तो आप दोहरी पॉलिसी अपना रहे हो। ये भारत की बहुत बड़ी मजबूरी है कि भारत यहां पर क्या करेगा, जो इजराइल है इसके साथ में भारत खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत को अभी अपना भी बहुत कुछ देखना है। तो भारत का जब अपना खुद का कब्जा है, इसलिए भारत की जमीन दूसरे ने कब्जा कर रखी है, इसलिए दूसरे के कब्जे वाली जमीन में भारत उसका फेवर नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर भारत वहां पर फेवर करेगा तो यहां पर इसका इंपैक्ट फिर निगेटिव हो जाएगा, ये दोहरी पॉलिसी हो जाएगी, और इस वजह से भारत कभी भी जो है इजराइल के साथ में खुल करके खड़ा नहीं होगा। दूसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो वो है हमारा ऑयल का जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है इंपोर्ट करते हैं। और ऑयल का इंपोर्ट कहाँ से होता है, तो ऑयल का इंपोर्ट होता है गल्फ कंट्रीज के साथ में। अभी हमारा ईरान के साथ में थोड़ा सा ही संबंध खराब है, तो आप देख रहे हो पेट्रोल और डीजल का जो है क्या है, जबकि भारत का संबंध नहीं खराब है। भारत एक्चुअली में अमेरिका की वजह से ईरान से जो है पेट्रोलियम नहीं खरीद रहा है, और उसकी वजह से आज भारत में पेट्रोलियम की कीमतें आप देख रहे हो क्या है। और यहाँ पर अगर इजराइल का आप समर्थन करते हो, इसका सीधा सा मतलब होगा कि जो गल्फ कंट्रीज से आपका ऑयल का जो इम्पोर्ट हो रहा है, उस इम्पोर्ट में आपका जो है पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस आना। और अगर इस इंपोर्ट में डिस्टर्बेंस आता है तो भारत में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया के और किसी भी देश से अगर आप तेल खरीदोगे तो वो दूर पड़ेगा। चूँकि अगर आप अमेरिका से सोचोगे हम मंगा लेंगे या ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेंगे, उसकी अपेक्षा से आपके गल्फ कंट्री सबसे पास पड़ते हैं, और इस वजह से भी आप जो है इनसे कभी भी लड़ाई, यहाँ पर जो है इस लड़ाई में कभी भी आप फिलिस्तीन का साथ जो है इजराइल का साथ आप नहीं दे पाएंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि क्यों आप जो है यहाँ पर जो है खड़े होंगे फिलिस्तीन के साथ में, आप नहीं भले ना खड़े हों,
लेकिन इजराइल के साथ आप खड़े नहीं हो पाएंगे। उसका एक रीजन है कि भारत के बहुत बड़े हिस्से के जो लोग हैं वो जा करके अरब कंट्री में क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं। भारत में आप देखते होंगे कि आप अपने शहर में या अपने गांव में कहीं पर भी आप देखोगे तो आपको जरूर ऐसे 10 15 20 लोग मिल जाएंगे जो अरब कंट्री में कहीं भी जा करके जो है अपना रोजगार कर रहे होंगे या वहां पर जा करके नौकरी कर रहे होंगे। तो भारत का अब अगर आप दुनिया में से आने वाला पैसा भी देखोगे तो अरब कंट्री से बहुत पैसा जो है वो भारत में आता है। और सीधे तौर से अगर आप यहाँ पर इजराइल के साथ में खड़े होते हो तो सीधे तौर से आप देखोगे कि आपका जो गल्फ कंट्रीज में जो आपकी जॉब्स लोग कर रहे हैं वो सारी डिस्टर्बेंस में आ जाएंगी, सारी ट्रबल में आ जाएंगी। तो ये 3 सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से भारत इजराइल के साथ में खुल करके खड़ा नहीं हो पाएगा। एक रीजन है जो भारत की जमीन पर भी कब्जा है, इसलिए भारत इनके साथ में नहीं खड़ा हो सकता है। भारत के बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज में रोजगार कर रहे हैं, इसलिए भी भारत इजराइल के साथ में नहीं खड़ा हो सकता है। और भारत उन्हीं गल्फ कंट्रीज से ऑयल का इंपोर्ट करता है, इसलिए भी भारत वहां पर जो है इजराइल के साथ में खड़ा नहीं हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कहने की बात अलग है लेकिन करने की बात आएगी। अभी आपने देखा भी होगा जब भारत में इतना सारा क्राइसिस चल रहा है उसके बाद में दुनिया के बहुत सारे देश जो है भारत की मदद कर रहे हैं। आप रोज न्यूज़ में देखते होंगे कि इस देश से भारत को मदद आ रही है, इस देश से भारत को मदद आ रही है, इसने इतने वेंटिलेटर भेजे, इसने इतने ऑक्सीजन भेजे। अभी गल्फ कंट्री से भी आपने देखा होगा, खाड़ी देशों से भी आपने देखा होगा, अरब देशों से भी भारत के लिए ऑक्सीजन और तमाम सारी जो चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं वो भेजे गए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने सबके साथ में अच्छा संबंध अपना बना रखा है। भारत जो है अभी पूरी तरीके से अगर इजराइल के साथ में खड़ा होता तो क्या फिर अरब देशों से हमें मदद मिल रही होती? क्या अरब देशों में हमारे लोग आराम से नौकरी कर पाएंगे? क्या हमारे लोग जो है फिर आराम से वहां से जो हमारा व्यापार है वो चलते रहेगा? क्या फिर हम चीन और पाकिस्तान से अपनी जमीन मांग पाएंगे? इन सारी चीजों में भारत फंस जाएगा। इस वजह से भारत इस मामले में चुप्पी साध लेगा, भारत इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेगा। भारत यही बोलेगा कि भाई आप लोग शांति से मैटर को सुलटा लो, वही बहुत अच्छी बात है। देखो हमारा लोगों का विवाद होता है, हम अभी सुलटा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब सही मौका आएगा तब वार करके कैसे अपना अक्साई चीन और अपना जो पाकिस्तान है, जो हमारा पीओके का हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको हमें कैसे वापस लेना है, हम वो अपना वापस ले लेंगे जो हमारा है। लेकिन इस वजह से भारत इस मैटर में पूरी तरीके से न्यूट्रल रहेगा। अब आइए आपको मैं दिखाता हूं मैप के माध्यम से कि कहां पर इजराइल है, कहां पर हमारा जो है फिलिस्तीन है, कहाँ पर गाजा पट्टी है और ये हमसा कौन है जो यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए भाई साहब, ये आपका यहाँ पर भारत है। भारत से आप थोड़ा इधर पश्चिम की तरफ जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान मिलेगा, फिर आपको मिलेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में आपको फिर मिलेगा ईरान, ईरान के आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा इराक, इराक के आगे आपको मिलेगा सीरिया और आपको मिलेगा यहाँ पर जॉर्डन, और जॉर्डन के ऊपर आपको है लेबनान, और लेबनान के बगल में आपको ये यहाँ पर देखिए छोटा सा इजराइल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ इसके पड़ता है मिस्र। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पर इजराइल। देखिए आप अभी क्लियरली यहाँ पर इजराइल को देख पा रहे होंगे। इस मैप में आपको यहाँ पर जो है बड़े आराम से ये देखिए यहाँ पर इजराइल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इजराइल के ऊपर थोड़ा सा देखिए तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गाजा स्ट्रिप। ठीक है, ये देखिए गाजा स्ट्रिप को मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इजराइल है और ये आपका यहाँ पर गाजा स्ट्रिप देखिए, देखिए गाजा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो देखिए ये पूरा लाइन डॉटेड डॉटेड लाइन के अंदर में बना हुआ है, ये पूरी गाजा स्ट्रिप है। दोस्तों टेक्निकली देखेंगे तो गाजा जो है ये किसका हिस्सा, गाजा की जो पट्टी है, ये गाजा पट्टी यहाँ पर हमारा हिस्सा है फिलिस्तीन का, लेकिन इस पर एक हमसा नाम का जो है आतंकी संगठन है उसका कब्जा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, आतंकी संगठन इसको कुछ देश मानते हैं, कुछ देश इसको मिलिटेंट ग्रुप मानते हैं, कुछ देश कहते हैं कि ये तो पूरा फिलिस्तीनी लोग हैं जो अपने फिलिस्तीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो पाकिस्तान को अगर आप कभी भी पाकिस्तान का पासपोर्ट आपके पास में होगा तो उसमें साफ तौर से लिखा होगा कि आप इसको लेकर के कभी भी इजराइल नहीं जा सकते हो। ठीक है, इस पासपोर्ट से आप इजराइल नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मानने को ही तैयार नहीं है कि इनका कोई देश है, वो मानने को ही तैयार नहीं है कि उनकी कैपिटल जो है यहाँ पर यरूशलेम है। तो कई देश ऐसे हैं जो ये मानते ही नहीं है कि इजराइल जैसा कोई देश भी है। कई लोग ऐसे हैं जो लोग ये मान रहे हैं कि भाई यूएन ने तो मान्यता दे दी है, लेकिन कुछ देश नहीं मान रहे हैं कि इजराइल इनका युद्ध करेगी। तो अवैध कब्जा वाले यहाँ पर लोग हैं। तो गाजा के लोग, इसीलिए गाजा में जो है क्या है यहाँ पे कि गाजा के लोग जो यहाँ पर एक हमसा आतंकी संगठन है, ये जो इजराइल एंड कंपनी है ये लोग कहते हैं कि ये आतंकी संगठन है, लेकिन जो गाजा के जो हमसा ग्रुप है वो हमसा ग्रुप को कुछ देश जैसे ईरान वगैरह होगा ये लोग मानते हैं कि मिलिटेंट ग्रुप है जो अभी अपने फिलिस्तीन के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है। ये तो हो गई गाजा की बात। अब देखो यहाँ पर ये आपको एक और डॉटेड डॉटेड लाइन, ये देखिए डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये है आपका वेस्ट बैंक। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है आपको यहाँ पर दिख रही होंगी ये आपका क्या है, तो ये आपका वेस्ट बैंक है। ठीक है, वेस्ट बैंक माने कि
वेस्ट बैंक वो हिस्सा है जिस हिस्से में फिलिस्तीन आपका अभी बसा हुआ है, बाकी का पूरा ये इजराइल है। ये देखिए यहाँ पर जेरूसलम लिखा हुआ है, ये एकदम जेरूसलम का पॉइंट देखिए आप, तो ये जो है एकदम बॉर्डर पर यहाँ पर दिख रहा है वेस्ट बैंक है, ठीक है। वेस्ट बैंक एकदम बॉर्डर पर है, यानी कि फिलिस्तीन आधा जो है फिलिस्तीन के कब्जे में और आधा जो है ये इजराइल के यहाँ पर कब्जे में। और यहीं पर एक जगह है जो अल अक्सा मस्जिद वाली पूरी की पूरी जगह है, उसी जगह को लेकर के पूरा विवाद चल रहा है। अब ये गाजा स्ट्रिप से ये लोग रॉकेट मान रहे हैं, और आप लोग बहुत चर्चा में सुन रहे होंगे कि तेल अवीव पे रॉकेट मारा, तेल अवीव पे रॉकेट मारा। तो गाजा ये है, और ये आपको यहाँ पर देखिए समुद्र के किनारे, तो ये यहाँ पर आपको तेल अवीव याफो जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये गाजा से यहाँ पर जो है तेल अवीव पर रॉकेट मार रहे हैं, और ये जो है इधर जो इजराइल के जो करीबी हिस्से हैं यहाँ पर एक ये जो अपने रॉकेट है मार रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सुन रहे होंगे एक चीज का नाम सुने होंगे बहुत ज्यादा, आयरन डोम। मैंने एक सवाल भी आपसे पूछा था कि आयरन डोम एक्चुअली में है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आयरन डोम क्या। दोस्तों आयरन डोम एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। गाजा वाले लोग ये लोग क्या करते हैं, इनके पास में देखो कोई बहुत ज्यादा हथियार वगैरह नहीं है, ना ये कोई बहुत बड़ा आतंकी संगठन है। इनको ये है कि मदद, बाकी जो देश हैं जो लोग इनकी इजराइल की खिलाफत करते हैं वो लोग इनको पैसा और मदद देते हैं, जिसकी मदद से ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बॉर्डर से रॉकेट मारते हैं। यहाँ पे रॉकेट वो कोई बड़ी लंबी दूरी के रॉकेट नहीं होते, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा लंबी दूरी के रॉकेट बना लिए। पहले इनके पास ज्यादा लंबी दूरी के रॉकेट नहीं थे। वो भी कोई जैसे मिसाइल और रॉकेट में ये अंतर होता है कि मिसाइल जो होता है वो ज्यादा सटीक और कई तरीके से वार कर सकते हैं। रॉकेट में क्या होता है, बस रखा और उड़ा दिया, कोई टारगेट नहीं, कोई कुछ नहीं, चाहे वो जहां जा करके गिरे। तो जो इजराइल है इसके पास में क्या है, इसके पास में एक आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है। आयरन डोम क्या करता है कि जितनी भी गाजा से मिसाइलें जो रॉकेट उड़ते हैं उनको हवा में इंटरसेप्ट कर देता है और हवा में ही मार करके खत्म कर देता है। मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाया था जिसमें आतिशबाजी जैसा आपको दिखाई दे रहा था, वही था वहां पे आयरन डोम का काम, जो आयरन डोम करते रहता है। मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको, ये देखिए दो टकराते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ से वो रॉकेट उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आयरन डोम ये देखिए है जो यहाँ पर जाकर के क्या कर रहा है, ये सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट बीच में जाकर के ये देखिए कर दे रहा है। देखिए दोनों तरफ से आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ से रॉकेट आ रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है वो इंटरसेप्टर है जो यहाँ पर क्या करता है, आपको इन रॉकेटों को इंटरसेप्ट बीच में कर दे रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि 2 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में गाजा ने 1500-1600 रॉकेट मार दिया, तो ये इतना ज्यादा रॉकेट क्यों मार रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। देखो क्या है कि हमसा के पास में जो हमसा से जो रॉकेट हमसा मार रहा है गाजा से, वो रॉकेट की कीमत होती है 3 से 4 लाख रुपए के आसपास या 5 लाख रुपए के आसपास में। लेकिन इजराइल जो है जो उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, उनमें जो जिन मिसाइलों से गाजा की रॉकेट इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं उनकी कीमत होती है 50 से 55 लाख रुपए। इस अकॉर्डिंग देखोगे तो जो गाजा के रॉकेट की अपेक्षा में जो इजराइल का खर्च है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि गाजा का जो हमसा ग्रुप है उसका ये मानना है कि जो ये आयरन डोम सिस्टम इन्होंने लगा रखा है इसकी एक क्षमता है, इसकी एक क्षमता है कि ये एक साथ इतनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाएगा। अगर इससे ज्यादा हम लोग मिसाइल मार देंगे तो फिर क्या होगा वहां पर कि वो जो आयरन डोम है वो काम करना बंद कर देगा और यहां पर क्या होगा, इजराइल का नुकसान होगा। इसीलिए ये एक साथ बहुत सारे रॉकेट मार रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी क्षमता है यहाँ पे जो है जो आयरन डोम जितनी रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। बीच में भी दावा भी किया गया कि जो वो इनका आयरन डोम इंटरसेप्टर है वो बीच में काम करना बंद कर दिया। हमारे पास एक ऐसा रॉकेट है जिससे हमने इनको फेल कर दिया, लेकिन ऐसा अभी तक जो है इजराइल ने इसका खंडन किया, ऐसा नहीं है। दोस्तों होता क्या, मैं आपको बता देता हूं कि आयरन डोम काम किस तरीके से करता है। देखो आयरन डोम में जो है वहां पे उसको पूरा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं, एक यूनिट को बैटरी बोला जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रडार सिस्टम। रडार सिस्टम का काम होता है किसी भी आते हुए रॉकेट को पकड़ना। आते हुए रॉकेट को पकड़ने के बाद में वो क्या करता है, वो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है और उस जो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट होता है उस कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट को वो सूचित करता है कि फला रॉकेट वहां से उड़ रहा है और वो मतलब आ रहा है हमारी तरफ में। तो जब वो रॉकेट का आते हुए रॉकेट का कंप्यूटर सिस्टम को पता चलता है तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, रॉकेट जो रडार होता है उससे कहता है कि पता करके बताओ कि रॉकेट कहां पर गिरेगा, किस स्पीड में आ रहा है, कहां जाएगा, किस जगह पे गिर रहा है। तो अगर वो रॉकेट ऐसा होता है जो रॉकेट जाकर के किसी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग या किसी जो है रिहायशी इलाके में या फिर किसी जो है जो धरोहर वाली इमारत है वहां पर गिरने वाला होगा, तो जो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या करती है, वो जाकर के लॉन्चर को जो है इंडिकेट कर देती है कि आप इस मिसाइल को, इस रॉकेट को इंटरसेप्ट करो। तो उसके बाद में क्या होता है कि फिर जो हमारा रॉकेट लॉन्चर होता है वो जो है, या जो हमारा मिसाइल लॉन्चर होता है वो लॉन्च कर देता है मिसाइल को, और वो मिसाइल जाकर के उस रॉकेट से टकराती नहीं है बल्कि उसके बगल में जाकर के फट जाती है
है और फटने से जो वो रॉकेट होता है वो हवा में ही नष्ट हो जाता है। तो ये हो गई बात कैसे आयरन डोम हमारा यहाँ पे काम करता है। अब उसमें क्या होता है, कई बार जैसे कि कोई रॉकेट ऐसा है जो किसी रिहायशी इलाके में नहीं गिर रहा है, किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में नहीं गिर रहा है, किसी खाली वीरान जगह पे गिर रहा है, तो वो बोलते हैं इसको भी इंटरसेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम बोल देता है कि ऐसा है कि भाई आपको जो लॉन्चर से कि आपको इसको इंटरसेप्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको गिर जाने दो। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो सारी चीजें हो गई विवाद आपको समझाने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं आज आपको यहाँ पे चर्चा जो कर रहा था वो चर्चा कर रहा था आपसे कि इजराइल और जो हमारा फिलिस्तीन है उसके बीच में विवाद क्यों है। तो विवाद की उसमें मैंने आपको बताया मूल जड़ ये है कि इजराइल के लोग जो हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो वो फिलिस्तीन जो देश था उनके वहाँ पर उनका देश बना हुआ है, तो इसलिए उनको जो है आपस में उनकी तनातनी रहती है। दूसरी लड़ाई है यरूशलम को लेकर के। यरूशलम चूंकि 3 धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों धर्म उस पर अपना हक जताते हैं और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर आपस में लड़ाई चलती रहती है। अब आपको पूछोगे कि क्या फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, तो नहीं, लड़ाई चल रही है हमसा और इजराइल के बीच में। यानी कि हमसा के लोग जो है वो तो कहते हैं कि हम लोग फिलिस्तीन हैं और हम लोग फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, वो मतलब एक तरीके से अपने आप को फिलिस्तीन की आर्मी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादातर जो देश है वो लोग ऐसा इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इनको कहते हैं कि ये एक आतंकी संगठन है, ये इससे ज़्यादा और कुछ भी यहाँ पर जो है हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे कुछ सवाल पूछा था, तो उसको लेकर के मैं आपको उन लोगों का जवाब देता हूँ। एक बहुत अच्छा सवाल मेरे पास में आया था कि 2019 के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम को इजराइल की राजधानी घोषित कर देना फिलिस्तीन के राजनीतिक संबंध के विषय में भारत की दृष्टिकोण से क्या हो सकता है। तो देखो, 2019 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उनका कहना है कि उन्होंने फिलिस्तीन की राजधानी को जेरूसलम को इजराइल की जो राजधानी है वो घोषित कर दिया था। इसके संबंध में भारत का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत अंदरूनी तरीके से चाहे जो सोच रहा हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत इस सारे मैटर में बहुत न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि भारत ना तो अमेरिका से संबंध खराब कर सकता है, ना भारत इजराइल से संबंध खराब कर सकता है, और ना ही भारत जो है कभी भी चाहेगा कि उसका जो अरब देश है, अरब मतलब यानी कि फिलिस्तीन के साथ संबंध खराब करने का मतलब है अरब देशों के साथ में संबंध खराब करना। इसलिए भारत का जो इसमें दृष्टिकोण एकदम न्यूट्रल रहने वाला है। रामनरेश मीना जी ने 4 सवाल पूछे और इनके चारों सवाल बहुत अच्छे थे, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इन्होंने पहला सवाल पूछा था कि इस संघर्ष के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या होगा, तो भारत का दृष्टिकोण एकदम न्यूट्रल होगा, भारत किसी का पक्ष नहीं लेगा। इस संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है? देखो, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका किसी से भी दुनिया में छुपी हुई नहीं है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। अगर संयुक्त राष्ट्र में कोई भी चीज जाती भी है, ठीक है, तो इसके पक्ष में अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह सब लोग वीटो करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इजराइल के खिलाफ कोई चीज जाएगी, ये सोचना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि कोई पक्ष कभी ऐसा होगा कि यूएन कोई निर्णय इजराइल के अगेंस्ट में दे देगा। तो इजराइल के अगेंस्ट में कभी कोई निर्णय होने नहीं जा रहा, क्योंकि उसके पीछे जो है, उसकी पीठ पे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, वो बताने की जरूरत मुझे नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र की इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होने वाली है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने जो भी करा है आज तक, उसमें ज़्यादातर चीज़ों में बेड़ा गर्क ही करा है। भारत का ही देख लीजिए आप, पीओके का ऐसा नासूर बना करके छोड़ दिया, उसके बाद से भारत लगातार उस चीज़ को लेकर के संघर्ष कर रहा है। तो इनकी खराब नीतियों को, चाहे वो ब्रिटेन की जो भी नीतियां हैं वो, और जो फेल्योर्स रहे यूएन के, वो हमसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है, क्योंकि हम खुद इसके बहुत बड़े भुक्तभोगी हैं। ठीक है, तो इसलिए इस संघर्ष में यूएन की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। जब भी बात आएगी तो जो है वहाँ पर जो पक्ष होगा, वो मैटर जो भी जाएगा वो इजराइल के फेवर में ही जाएगा। दूसरा ये एक चीज ये भी है, देखो कि इजराइल इस तरीके से काम करता है। इजराइल क्या है कि इजराइल हर चीज के लिए फिलिस्तीन को उकसाता है, और उसके बाद में जब वो कुछ भी करना शुरू करते हैं तो वो जवाबी कार्रवाई में कुछ कर देता है। जैसे अभी देखो, उसने क्या है कि इजराइल ने कहा है कि अब मैं ऐसे नहीं मानूंगा, अब मैं हमसा को खत्म करके ही मानूंगा। ठीक है, तो उसने जमीन में भी अभी तक एयर स्ट्राइक कर रहे थे, अब उन्होंने जमीनी तौर से भी जो पूरी तरीके से सफाई करना इनकी शुरू कर दिया है। जमीन पर भी उन्होंने अपनी सेना को इजराइल ने उतार दिया। तो पहले क्या करते हैं कि ये उकसाते हैं कि आप कोई भी कार्रवाई करो ताकि हमें को बदले में कार्रवाई करने को मिले। तो देखो क्या है कि अभी हमसा ने 1500-1600 रॉकेट दागा हुआ है इजराइल के ऊपर में। अब इजराइल चाहे जो कुछ भी करे, तो इजराइल यही बोलेगा कि भाई ये हमारे ऊपर दाग रहे थे, तो क्या हमको अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं है? तो भाई हम तो अपनी रक्षा करेंगे। अभी आपने देखा होगा जो बिडेन ने भी यही बात बोली, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि भाई देखो, इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो इसलिए यहाँ पे जो है फिलिस्तीन को ये चीज़ समझना होगा कि इजराइल हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए इससे लड़ने में हमारा फायदा नहीं है। जितना लड़ोगे वो उतना तुम्हारे देश पे और कब्जा करते चला जाएगा। ये लड़ के कर ही इतना ज़्यादा इजराइल जो है फिलिस्तीन के ऊपर हावी हो गया है, और ये जितना और लड़ेंगे उतना धीरे धीरे करके जो है वो पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र का कोई बहुत बड़ा रोल होने वाला है नहीं। ठीक है,
क्या यह मामला गलतफहमी या फिर आपसी मतभेद है? तो देखो इसमें गलतफहमी जैसी कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। इसमें क्या कोई आपसी मतभेद है? तो आपसी मतभेद देखो चाहे जो भी हो, लेकिन जब कोई पावरफुल इंसान के सामने आपका आपसी मतभेद हो जाता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सब्र रख करके चलना पड़ता है, थोड़ा गम खा के चलना पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा गम खा लो भाई, किसी से अगर बड़े से लड़ाई हो गया तो यहाँ पर आपसी मतभेद जो है वो आपसी मतभेद जो है इजराइल तो पैदा करेगा, लेकिन फिलिस्तीन को आपसी मतभेद थोड़ा संयम से जो है उसको मानना पड़ेगा कि अभी ठीक है, चलो थोड़ा कर लिया इन्होंने, उतने में ही धीरे से वो संतोष करें, जितना मिल रहा है उतने में वो संतोष करें, इसी में उनकी भलाई है। क्योंकि अगर संतोष नहीं करेंगे तो वो सारा कुछ जो है खाते पूरा का पूरा जो इजराइल है वो चला जाएगा और फिलिस्तीन कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब लड़ाई होगी, लड़ाई में उनका नुकसान होगा और नुकसान की भरपाई के लिए वो आपकी जमीन पर कब्जा करेंगे और इसमें पूरी दुनिया भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। और एक बार अरब देश, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1964 में लड़ करके देख चुके हैं। अरब देश में आप सब भी जानते हैं किसी को औकात नहीं है कि इजराइल का कोई कुछ बिगाड़ ले। अगर किसी भी देश को अगर लड़ना होगा, एक बार अगर भारत को भी इजराइल से लड़ना होगा तो 100 बार उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कितना ज़्यादा जो हमारा जो हर डिफेंस मटेरियल है वो इजराइल के अंदर से आता है। तो भारत जैसे शक्तिशाली देश को जब एक बार सोचना पड़ेगा तो वहाँ पर अरब देश और बाकी जो देश हैं उनकी तो कोई हिम्मत ही नहीं है कि वो एक बार भी इजराइल की तरफ आंख उठा करके देख पाए। तो इसलिए ये सोचना पूरी तरीके से नाकाफ़ी है कि कुछ उसका कोई कुछ कर पाएगा। इजराइल का भी कुछ भी इतनी हाल फिलहाल में होने वाला नहीं है। ऐसे में आपसी मतभेद को सुलझाना पड़ेगा अगर किसी को, तो वो सुलझाना पड़ेगा फिलिस्तीन को। इजराइल तो इसी तरीके से रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो हमला है ये गलत में बिल्कुल नहीं है, ना ये कोई आपसी मतभेद का मैटर है। ये पूरी सीधे तरीके से जो है उकसावे वाली कार्रवाई और उकसावे की जवाबी कार्रवाई का जो है पूरी तरीके से मैटर है। मतभेद जो इतने दिनों से बना हुआ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक उनका आपसी मतभेद है, लेकिन ये आपसी मतभेद सुलझ नहीं पा रहा। तो बिल्कुल ये मुद्दा जो है वो आपसी मतभेद पर ही आधारित एक तरीके से आप कह सकते हैं। इस संघर्ष का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा? तो देखो भारत इसीलिए इस मैटर पर न्यूट्रल रहेगा ताकि भारत को जो है क्या होगा कि भारत को ना तो नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़े ना तो सकारात्मक प्रभाव झेलना पड़े। भारत न्यूट्रल रहेगा तो भारत को कोई प्रभाव इस पर नहीं झेलना पड़ेगा। अगर भारत इजराइल का पक्ष लेता है तो इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक पड़ने वाला है। अगर भारत यहाँ पर फिलिस्तीन का पक्ष लेता है तो भी भारत के ऊपर में नकारात्मक प्रभाव ही पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ इजराइल और अमेरिका से आपके संबंध हैं, दूसरी तरफ आपके गल्फ कंट्री और आपके नौकरी और आपके जो है खुद के जो देश पर लोगों दूसरे देशों ने कब्जा कर रखा है उसकी ज़रूरत है। इसलिए भारत अगर किसी भी पक्ष में झुकता है तो भारत का इसके ऊपर इम्पैक्ट निगेटिव पड़ने वाला है। भारत को इससे कोई फायदा नहीं होगा। भारत चाहे जिसका फेवर करे भारत का नुकसान ही होना है। इसलिए भारत किसी को फेवर नहीं करेगा। भारत पूरी तरीके से यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा, प्लस न जाएगा ना माइनस में जाएगा। भारत दोनों देशों से यही कहेगा कि भाई साहब आप शांति बना करके रखें। और हम सब भी यही कहना चाहते हैं इजराइल से भी और फिलिस्तीन से भी कि देखो भाई आप जो है दोनों लोग शांति बना कर रखो, वही बहुत अच्छा है। इजराइल से तो हमें ये भाई कहना पड़ेगा कि चूँकि फिलिस्तीन देखो आपके सामने कमज़ोर देश है और फिलिस्तीन है आपका कोई इतना बड़ा जो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएगा। इसलिए आप थोड़ा ठंड रखो भाई। आप क्यों जो है इस तरीके से फिलिस्तीन को जो है भाई आपके पास ज़्यादा ताकत है तो आपके पास ज़्यादा जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है। अब ये पता चला क्या हमसा जो है 1600 रॉकेट मारा और इनका 4-5 आदमी ही मरता है, और ये पता चला एक रॉकेट मारे उसी में ही उनके तमाम सारे लोग मर गए, उसमें काफ़ी सारे बच्चों की भी डेथ हो गई। तो अगर आपके पास ज़्यादा पावर है तो आपको थोड़ा सोच करके काम करना पड़ेगा। आप ऐसे किसी मतलब आम आदमियों को मार करके फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने जवाबी कार्रवाई किया तो उसमें लोग तो मरेंगे। आम लोगों को मार करके कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वो आतंकी संगठन है, अगर वो आपके ऊपर रॉकेट मार रहे हैं, जवाब में आप भी उनके ऊपर रॉकेट मार रहे हैं, तो ये कोई अच्छे देश की निशानी नहीं है और ना ये कोई अच्छे लोगों के होने की निशानी है कि आप इस तरीके का एग्जाम्पल जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो। फिर आतंकियों में आप में अंतर क्या रह जाएगा? तो आप अपने ढंग से काम करो। आप जो हमसा जो आपके ऊपर हमले कर रहा है आप उनको बिल्कुल रोको, लेकिन आम लोगों को उसमें से बिल्कुल भी क्षति ना हो, इस बात को सुनिश्चित आप करो कि जो आम लोग हैं उनको कैजुअलिटी ना होने पाए, बच्चों को कैजुअलिटी ना होने पाए, उनको बाद में आप हमसा को ख़त्म करो। तो सारे देश को और पूरी दुनिया को जो है इससे भाई मतलब फिर थोड़ा सा जो है आपका जस्टिफाई हो पाएगा, ऐसे तो अभी जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो दोनों पक्ष यही है कि भाई, और यहाँ पर फिलिस्तीन को ये बहुत आराम से समझना पड़ेगा कि हम इजराइल से जीत नहीं सकते हैं और इजराइल से हम जितना लड़ेंगे उतना ज़मीन इनकी चली जाएगी।
आएगी, ठीक है। 50% में समझौता हुआ था, 60-40 में समझौता हुआ था, आज 12% पे ये आ गए हैं और ये अगर ऐसे लड़ते रहे तो 12% भी इनका खत्म कर देगा। फिर इनका एक और प्लान भी है, कुछ लोग कहते हैं ग्रेटर इजराइल का इनका प्लान है। मैं आपको थोड़ा वो चीज़ भी बताता हूँ, मजा आएगी आपको देख करके कि इजराइल वाले अभी यहीं पे नहीं रुके हुए हैं। ये देखो इजराइल का मैप आपको दिख रहा है, इनका ग्रेटर इजराइल का भी प्लान है, जिसमें देखो आपको जो जॉर्डन लिखा हुआ है ना, जॉर्डन दिख रहा है। तो इनका ग्रेटर इजराइल का प्लान ये है कि हम पूरा जॉर्डन कब्जे में ले लेंगे, लेबनान का भी कुछ हिस्सा कब्जे में लेंगे। इसके बाद में इनका इधर से कहना है कि भाई साहब हम जो ये इधर आप देख रहे होगे ये इजिप्ट है, मिस्र है, ठीक है। आपका ये यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे मिस्र वाला हिस्सा है। तो ये कह रहे कि हम इसका भी थोड़ा हिस्सा कब्जे में लेंगे और थोड़ा हिस्सा इधर ईरान का कब्जे में लेंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी, जो थोड़ा हिस्सा हमारा ये सीरिया वाला लेंगे, ये यहाँ से होकर के इराक से होते हैं सऊदी अरेबिया का लेकर के, और ये लेकर के हम यहाँ पे पूरा अपना एक ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। तो इनके भी जो अभी ये इरादे जो है कोई बहुत अच्छे हमें नहीं दिख रहे हैं कि जिस तरीके से इनकी सोच है कि हम इतना बड़ा करके अपना ग्रेटर इजराइल वगैरह बनाएंगे। और अगर ये ग्रेटर इजराइल बनाएंगे भी तो इनको कोई रोक पाएगा, ऐसा भी हमको दिखाई बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो पावर है भाई, तो मानना पड़ेगा कि उसने अपने आप को बनाया है। लेकिन अब एक जगह पे आप ये भी बात सोचो कि जैसे आप देख रहे हो कि आज इजराइल इतना पावरफुल हो गया है, वो देश जो 1947 में पार्टीशन के बाद बना और बनने के बाद में तुरंत उसको 5 बड़े अरब देशों के साथ में लड़ना पड़ गया, जंग लड़ना पड़ गया। देखो जहाँ पे भी पार्टीशन हुआ वहाँ बाद में लड़ाई हुई, हम भी आज़ाद हुए, हमें भी तुरंत लड़ाई लड़नी पड़ी। तो मैं बता रहा हूँ कि हम तो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, हमारा देश हर वो चीज़ देख चुका है जो आज इजराइल और फिलिस्तीन के साथ में हो रहा है। भारत जैसी सिचुएशन वहाँ पर भी है। बस ये है कि अगर पूर्वी पाकिस्तान कहीं आज भी होता और भारत के बीच से रास्ता होता तो हमारे और इजराइल के बीच में आज कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये भी है कि हमारा एक स्थापित देश था जिससे टुकड़ा करके बनाया गया नया देश, वहाँ पर क्या हुआ कि एक नया देश आ करके पूरी तरीके से वहाँ पर बन गया। इस वजह से भी थोड़ी सी लड़ाई है कि वो कहते हैं कि मूल रूप से जो हमारी ज़मीनें थी, लेकिन इजरायली कहते हैं कि 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीनें 80 साल पहले खरीदी थी, हमारे पास इसके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये झगड़ा समझ में आ गया होगा, इजराइल और फिलिस्तीन की बात समझ में आ गई होगी, यरूशलेम की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, हमसा समझ में आ गया होगा कि क्या है, गाजा स्ट्रिप आपने देख लिया होगा कि क्या है। तो गाजा स्ट्रिप वैसे ही है जैसे भारत में पूर्वी पाकिस्तान था, जो अभी बांग्लादेश बन गया, वैसे ही यहाँ पर ये है। और वेस्ट बैंक आपको समझ में आ गया होगा क्या है, इजराइल कहाँ से आ गया ये, और जो फिलिस्तीन है वो क्या है, इसकी लोकेशन भी आप देख लीजिए। यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर डेड सी भी आपका जो मृत सागर है वो पड़ता है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो है आपकी पूरी की पूरी अरब की ये खाड़ी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इधर ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है, ऊपर काला सागर इसके तरफ तुर्की की तरफ पड़ता है, और ये यहाँ पर हमारा प्यारा भारतवर्ष जो है वो पड़ता है। तो थैंक यू सो मच। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें और अपने विचार भी दे करके मुझे बताएं कि इजराइल और जो फिलिस्तीन का वार है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और भारत की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए। तो मेरी समझ से तो भारत को दोनों पक्षों को जो है शांति के लिए जो है बोलना चाहिए कि आप लोग थोड़ा भाई ठंड रखो, काहे इतना लड़ रहे हो। और उसको वैसे भी अभी, हाँ एक बात और भी है, इजराइल तो वैसे भी अपना पूरा वैक्सीनेशन करा ले गया है, तो इसलिए इजराइल तो कोरोना से भी काफ़ी हद तक सुरक्षित हो गया है। तो अब उसको तो कोरोना की भी चिंता नहीं, अभी सारी दुनिया तो कोरोना की वजह से ही लड़ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।